नमस्कार। हाल ही में सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 2025 संसद में पेश किया। ऐसा कहा गया कि ये बिल जो गिरफ्तारी के 3 दिन के भीतर जमानत न मिलने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस्तीफा देने पर मजबूर करेगा। सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पहल है उसमें एक सक्रिय योगदान देगा या उसका एक ये हिस्सा है। आइए इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। हम इस चर्चा में न केवल यह देखेंगे कि यह जो बिल है यह भारतीय संविधान के हिसाब से, न्याय शास्त्र के हिसाब से, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, सही है, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि सरकार का ये दावा कितना सही है कि यह भ्रष्टाचार को रोक सकता है। तो आइए इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, न्याय शास्त्र की मूल अवधारणाओं में जो उसके बेसिक जो उसके टेनेट्स हैं, उसमें एक मूल अवधारणा या हाइपोथेसिस ये है कि दोष सिद्धि होने तक कोई भी व्यक्ति निर्दोष है। कहने का मतलब, केवल आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति दोषी हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन दोष सिद्धि अगर किसी व्यक्ति पर होनी है, दोष को सिद्ध करना है, तो वह काम है कोर्ट का, वह काम है कोर्ट ऑफ लॉ का, या फिर कह सकते हैं न्यायालय का। तो जो न्याय शास्त्र की जो मूल अवधारणा है वह यह कहती है कि अगर कोई किसी व्यक्ति पर आरोप लगाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दोषी है। तो पहली अवधारणा यही है कि दोष सिद्धि होने तक कोई भी व्यक्ति निर्दोष है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वह यह है कि जो ये हम दोष सिद्धि वाली बात कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल आरोप लगने से दोषी नहीं हो जाता, यह क्या केवल हमारे संविधान में ही है या फिर ये केवल हमारे ही कानून में है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। संसार भर में ये जो फाउंडेशन है न्याय शास्त्र की, इसको माना जाता है, और अभी आगे आपको बताएंगे कि ना क्यों माना जाता है। तो अगर आप कोई भी देख लें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है उसमें भी माना जाता है, साथ में जो यूरोपियन कन्वेंशन है उसमें भी माना जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भी इसी अवधारणा पर है, जितने भी हमारे कानून हैं इसी अवधारणा पे ना बने हैं। और साथ में जो कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, वे भी इसी बेसिक हाइपोथेसिस पे हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल आरोप लगने से दोषी नहीं हो जाता। आरोप लगने के बाद उसकी दोष सिद्धि करना आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति दोष सिद्धि उसकी हो जाती है तभी वह माना जाता है कि वह दोषी है। अब आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि भाई, अगर कोई सरकार ऐसा क्लेम कर रही है कि इसमें तो हम इस नए संशोधन के दायरे में तो देश का प्रधानमंत्री भी है, जो कि हमारे संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब सरकार कह रही है कि उसको भी, अगर वो 30 दिन के अंदर बेल ना ले पाए तो उसको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ बातें होती हैं जो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। आप ये मान सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा या कोई मंत्री होगा, वह 30 दिन तक किसी आरोप के लिए वह बेल नहीं ले पाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा पक्ष भी है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन उसको वह सरकार के, जिसको बोलते हैं, गुड बुक्स में नहीं है, और उस पर वे कोई आरोप लगा दें और फिर उसको अपने पद से हटना पड़े, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा जो है इसमें कुछ और जो बातें हैं हम उनको भी थोड़ा समझ लें। जब
देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वे बहुत चालाकी से काम करती हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री बिहार की रैली में ये बोलते हैं कि अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इसके अंदर हैं, तो वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि यह ऐसा हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं संविधान में जिसमें कि सबसे बड़ा आदमी भी बच नहीं सकता। मुझे लगता है कि वैसे तो ये अवधारणा के लेवल में ही गलत है। अगर ये आगे चैलेंज होगा तो ये किसी भी तकाजे पे खड़ा नहीं रह सकता, ये अपने आप ये इल्लीगल माना जाएगा। लेकिन उसके बाद भी चलिए हम एक हाइपोथेटिकल बात लेते हैं कि कोई ये कहता है कि भाई अच्छी बात तो है कि प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आ रहा है। देखिए, आपको जब किसी भी कानून का विश्लेषण करना चाहिए तो जो सबसे कमज़ोर आदमी है, जो सबसे नॉन प्रिविलेज्ड आदमी है, कोई वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो कि बिल्कुल गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं है। अगर आप उसके चेहरे को याद करके अगर आप कानून का विश्लेषण करेंगे तब आप ये पाएंगे कि अगर ये जो संशोधन है अगर ये पास हो जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा सामान्य व्यक्ति को। जो एक सामान्य व्यक्ति जो आपको अपने गलियों में, सड़कों पर चलता फिरता नज़र आता है, जो आपके पड़ोस में रहता है, जो आप खुद हो सकते हैं, ऐसे संशोधन का नुकसान आपको होगा। क्यों? क्योंकि अगर माना आप एक काल्पनिक स्थिति लीजिए कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है और वह उसको जेल में डाल देती है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें कि आपके लिए बेल लेना बहुत ही समस्या हो सकती है। नारकोटिक्स हैं, जितने भी ये नारकोटिक्स हैं, जितने भी ये ट्रैफिकिंग वाले कानून हैं, और बहुत सामान्य सी स्थिति में भी भाई पुलिस के पास काफ़ी पावर है। तो अगर वो किसी व्यक्ति को जेल में रखना चाहें तो वो 30 दिन क्या इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। फिर जो BNS और BNSS के जो IPC, पुराना IPC और CRPC के जो नए वर्जन आए हैं, BNS और BNSS, उसमें भी ऐसा लगता है कि पुलिस की पावर्स उन्होंने बढ़ाई हैं। तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति को कोई जेल में रखना चाहे तो बहुत मुश्किल नहीं है। 30 दिन किसी को जेल में रखना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये आप अगर किसी भी नए कानून में बदलाव का अगर मूल्यांकन करें तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो सबसे कमज़ोर आदमी आपको समाज में दिखता है उसके हिसाब से आप इसको सोच लें। और देखिए, जहाँ तक शक्ति की बात आती है, जो सामान्य व्यक्ति होता है वह भी कमज़ोर ही होता है, वह भी स्टेट के सामने, राज्य की शक्ति के सामने कमज़ोर ही होता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो यह, क्योंकि ये न्याय शास्त्र के बेसिक सिद्धांत को ही सिर पे खड़ा कर दे रहे हैं, जो कि सीधे कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसकी दोष सिद्धि ना हो जाए। एनी पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई व्यक्ति प्रूव ना हो जाए कि ये दोषी है तब तक आप उसको मानते हैं कि यह व्यक्ति निर्दोष है। सारा कानून इसी के हिसाब से चल रहा है। आप दूर क्यों जाते हैं? बहुत सी बार ना फैमिली मैटर्स होते हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि ना कोई किसी आदमी को ना जेल जाना पड़े, तो क्या आप शुरू में ही मानेंगे कि वह दोषी है? तो ऐसा तो नहीं होता। और इसको आप ना आगे भी लेके चलिए। अगर ये संशोधन हो जाता है तो इसका अर्थ क्या है? यह केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जो अगर इतने बड़े संशोधन हो जाएं जो कि आपके संविधान को ही बदल दें, संविधान में कोई चीज़ रखी है तो उसका कोई कारण है, सबसे कमज़ोर आदमी को बचाता है, स्टेट के कंट्रोल से, स्टेट के अत्याचार से सबसे कमज़ोर आदमी को बचाने के लिए होते हैं कानून। अगर मान लीजिए आपने देखा जो आदमी सबल है वह तो हमेशा बच जाता है। कई बार आपने देखा सड़कों पे ना हिट एंड रन केसेस हुए जिसमें लोगों ने 5 करोड़ की गाड़ियों से सामान्य व्यक्ति को मार दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ होता है? नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बेल भी हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, प्रिविलेज्ड हैं। प्रिविलेज्ड आदमी को बचाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास संसाधन है। वह 30 दिन में क्या, वो 1 दिन में ले लेगा बेल। तो जो जितना भी
न्याय शास्त्र चलता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस चलती है, वह चलती है स्टेट के अत्याचार से सामान्य व्यक्ति को बचाने के लिए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जिस समय इमरजेंसी थी उस समय मेनका गांधी के पासपोर्ट को सरकार ने इम्पाउंड कर लिया था, जिससे कि वे देश से बाहर ना चले जाएं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके आप उसको वापस करें, इनके पासपोर्ट को वापस करें, आप इन पे रोक नहीं लगा सकते। ये कहाँ से आता है? ये आता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से, जो कि ये कहता है कि दोष सिद्धि होने तक व्यक्ति निर्दोष है। उस समय भी ऐसा हुआ होगा कि भाई कि ये है मनेका गांधी हैं, इन पे कोई आरोप लगा होगा, उसके बाद उन्होंने सरकार ने उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड कर दिया। लेकिन कोर्ट ने तो वही कहा ना, कोर्ट ने इसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत पर उन्होंने टिके। उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप इनकी दोष सिद्धि प्रूव नहीं कर सकते, ये अक्यूज्ड हैं, ये केवल आरोपी हैं, आप आरोपी का मूवमेंट, जो उसका फ्रीडम है मूव करने का, उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है 14, वह समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर चलता है। और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति को केवल आरोपी होने पर उसको पनिश नहीं कर सकते, आपने ये देखा कि चलिए ये सरकार कई लोगों के जिस पार्टी से उनकी मान्यता है उस पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन सरकारें तो बदलती भी हैं। तो आज जो पार्टी पावर में है उसका आज जो सपोर्टर है वह इस चीज़ से खुश हो सकता है, लेकिन कल को अगर ये सरकार बदल जाती है तो आपने देखा कि किस तरीके से ईडी सीबीआई इनका वो होता है, मिसयूज़ होता है, वो भी हो जाता है। तो किसी भी संशोधन का, किसी भी नए कानून का विश्लेषण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें देखें कि वह न्याय के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनको मान रहा है कि नहीं मान रहा। दुखद बात है कि यह जो संशोधन है यह एक तरीके से धोखा है। इसमें लोगों के लिए कुछ नहीं है, इसमें लोगों का उत्पीड़न बढ़ जाएगा, लोगों पे अत्याचार बढ़ने की इसमें संभावना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि भ्रष्टाचार में रोक लगा सके। एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने ये देखा कि अब तो कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वह नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा नहीं देता। लेकिन अब से 10 साल 15 साल पहले लोग देते थे नैतिक जिम्मेदारी लेके। तो प्रधानमंत्री के लिए तो नैतिक जिम्मेदारी बहुत है, उसके लिए इसकी क्या आवश्यक है कि उसको आप ना जेल में डालें, उसके बाद वो वहाँ पर 30 दिन के अंदर बेल ना ले, उसके बाद उसका पद छीने। भाई प्रधानमंत्री विशेष व्यक्ति है तो उसका तो अपना जो मॉरल कंपास होना चाहिए वही इतना होना चाहिए कि वह अपनी छोटी से छोटी गलती में इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, मंत्री के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इस चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं अपनी बात को एक बार समराइज कर दूं, इसका निष्कर्ष बता दूं। जो ये सरकार द्वारा संविधान संशोधन विधेयक 2025 लाया गया, संविधान की कुछ धाराओं को कुछ सेक्शंस को बदलने के लिए, यह कुछ नहीं है, ये एक तरीके से धोखा है और यह किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को नहीं बदल सकता। आप किसी भी व्यक्ति, क्योंकि यह न्याय शास्त्र की जो मूल अवधारणा है उसको ही सिर्फ के बल खड़ा कर रहा है। न्याय शास्त्र का बेसिक नियम है कि दोष सिद्धि होने तक कोई भी व्यक्ति निर्दोष है। अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा ये प्रूव ना हो जाए कि यह आदमी दोषी है, तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है। यह इसी अवधारणा को अपने सिर पर खड़ा कर रहा है। और इसका नुकसान किसको होगा? देखिए, ये भ्रष्टाचार को नहीं रोकेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, ये तो प्रिविलेज लोग हैं, ये वैसे ही बहुत स्ट्रांग लोग हैं, इनके पास धन, बल, सब चीज़ है, क्लाउड भी है, इनके सपोर्टर्स हैं सब, और ये विशिष्ट लोग हैं। इसका नुकसान किसको होगा? कानून की गलत इंटरप्रिटेशन करने में, गलत तरीके से कानून को
समझने में और समझाने में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वह होता है साधारण व्यक्ति का। जो व्यक्ति ठेला चलाता है, जो व्यक्ति ज़ोमैटो की डिलीवरी कर रहा है, जो व्यक्ति प्लम्बर है, जो व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन है, जो व्यक्ति सबसे सामान्य है, जो व्यक्ति टीचर है, जो व्यक्ति क्लर्क है, जो अपना केवल प्रोफेशन कर रहे हैं, उनके पास और कोई शक्ति नहीं है। कानून की गलत व्याख्या करना सबसे ज़्यादा उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो किसी भी जागरूक समाज को ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए और बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। और ये थी संविधान संशोधन विधेयक 2025 पर एक संक्षेप में चर्चा। अगर आपके कोई सवाल हो, आपके कोई विचार हो तो कमेंट्स में लिखें। और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में आपसे सरल भाषा में कानून से संबंधित और कानून के इर्द गिर्द जनता के सरोकार की बातों से को आपके साथ साझा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।